नमस्कार दोस्तों। आपका बंटी भाग 10। मम्मी की शादी हो गई। यूं शादी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। न बाजा गाजा, न हाथी घोड़ा, न आतिशबाजी। पर जो कुछ भी हुआ बंटी ने अपनी आंखों से देखा है। शादी के बीच में रहकर देखा है। फिर भी जाने क्यों उस दिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आज सर्दी की सांझ के इस धुंधलके में खुली छत पर अकेले लेटे जैसे फिर मम्मी की शादी हो रही है। बाहर नहीं, बंटी के अपने भीतर हो रही है, मन की परतों पर। और इस बार बंटी केवल देख ही नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है। हल्की सी सजावट, ओढ़ी क्लब का लॉन, परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़, हंसी मजाक, खाना पीना, बधाई हो, मुबारक हो। अरे बंटी मिठाई खाओ बेटे, अपनी मम्मी की शादी की मिठाई खाओ। कितने बच्चे, जाने कितनी आवाज़ें थीं, कितनी बातें थीं। आज तो सब मिलजुल कर केवल एक ही शोर भर रह गई हैं। उस दिन सारे लॉन के पेड़ पौधे पर लाल पीली बिजली के फूल खिले थे। न जाने कितने फूल जिनसे रंगीन रोशनी झर रही थी। इस समय भी वो आंखें बंद करे या खोले, चारों ओर फैले हुए फूल झिलमिलाते नजर आ रहे हैं। और फूलें क्यों, या कि शादी की वह सांझ ही क्यों? शादी के पहले की भी तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहले केवल बाहर ही हुई थी, पर इस समय उसके साथ मन में डूबती उतरती आ रही हैं। और कितना साफ है वह सब, जैसे अभी अभी हो रहा है। लगता ही नहीं है वह सब तो हो चुका। लग रहा है जैसे तब हुआ ही नहीं था, बस अभी हो रहा है, बिल्कुल अभी। बंटी अपनी टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा है और मम्मी कॉलेज की फाइलें देख रही है। तभी गोद में गुड़िया को लटकाए पीछे वाले दरवाजे से टीटू की अम्मा घुसी। मम्मी थोड़ा चौंकी। अरे आप कहिए, कैसे आना हुआ? बैठिए। क्या बताऊं बहन जी, पड़ोस में रहकर भी कभी आना नहीं होता। दोपहर को आध घंटा निकल भी जाए, पर सवेरे शाम को तो पलक झपकाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। फिर उसकी ओर देखकर बोली, अब आपके बंटी को देखो कैसा चुपचाप पढ़ रहा है। एक हमारे बच्चे हैं 24 घंटे घर में महाभारत मचा कर रखते हैं। टीटू नहीं आया अम्मा? इस घर में आकर अम्मा कैसा मीठा मीठा बोल रही है। तभी तो पूछने की हिम्मत हुई, टीटू कहाँ आएगा? वहाँ कैरम में जो जमी हुई है। बंटी जाओ तो बेटे, फूफी से कहो चाय बनाए। नहीं बहन जी, मैं तो पीकर आई हूँ। और यूँ सच पूछो तो आज तो मिठाई खाने आई हूँ। मुझे तो कल रात को ही इन्होंने आकर खुशखबरी सुनाई। बोले तुम जाकर बधाई तो दे आओ। यूँ आना जाना चाहे बच्चों तक ही है, फिर भी पड़ोसी तो हैं ही। और अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मम्मी का चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पहले जब डॉक्टर साहब को एक दो बार देखा तो सोचा कोई बीमार होगा, पर जब बंटी ने बताया कोई बीमार नहीं है तो सोचा भाई आते होंगे। मम्मी चुप, बस केवल उनकी एक उड़ती सी नज़र बंटी ने अपने चेहरे पर महसूस की। मेरी तो बहन जी, आप जानो, दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत ही नहीं है। अब पड़ोस में रहते हैं तो दिखता तो सभी कुछ है, पर इधर उधर कुछ पूछताछ करो, कुछ कहूँ सुनो, ऐसा मेरा स्वभाव भी नहीं। फिर आप पढ़ी लिखी ठहरी, प्रिंसिपल ठहरी, सो तरह तरह के लोग आएंगे ही आपके पास। मम्मी तो जैसे बुत बन गई थी। बंटी तो बहुत खुश होगा, बेचारा अकेला डाँव डाँव डोला करे था। मुझे तो सच बड़ा तरस आता था। पापा भी मिल जाएंगे और भाई बहन भी। अनायास ही उसकी नज़रें मम्मी से जा टकराई थी। पता नहीं क्या था उन नज़रों में कि वहाँ और बैठा नहीं रह सका। रात में मम्मी उसे समझा रही थी, तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा बेटे। मम्मी ने जितनी बातें कही बंटी सब सुनता गया, बिना एक भी प्रश्न किए, बिना जरा भी विरोध किए। बस पापा का चेहरा बराबर आंखों के सामने कौंधता रहा था। बंटी अपने पलंग पर पड़ा है, गर्दन तक रजाई ओढ़े। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ मम्मी टेबल लैंप चलाकर अपनी मेज पर कुछ लिख रही है। मम्मी हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती है आजकल। बंटी को खाने के लिए कहती है तो खा लेता है, दूध पीने के लिए कहती है तो दूध पी लेता है, जब पढ़ने के लिए कहती है तो पढ़ने बैठ जाता है। आधे अंधेरे आधे उजाले में कैसी लग रही है मम्मी। एकाएक मन में कौंधा, बंगाल की जादूगरनी फूफी ने सुनाई थी कहानी, या शायद पढ़ी थी। उसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला। जाने कैसा भय मन में समाने लगा। जिस दिन से डॉक्टर साहब वह जादू वाली शीशी इस घर में रख गए हैं, बंटी के मन में एक अजीब सा डर कुलबुलाता रहता है। एक बार तो हिम्मत करके उसने उस शीशी को ढूंढा भी था।
सारी दराजें, सारी अलमारी पर नहीं मिली। जादू तो की चीजें जादू के ढंग से ही छिपाई जाती हैं शायद। एकाएक मम्मी ने टेबल पर झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और घूम कर बोली, बंटी। बंटी ने खट से आंखें बंद कर ली। वही चिर परिचित स्वर, अपनी मम्मी का स्वर। तो मन का डर धीरे धीरे बहने लगा। सो गया बेटा? मम्मी पास आई और एक बार रजाई को ठीक से उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर उसी के पलंग पर बैठकर धीरे धीरे उसका माथा, उसके गाल सहलाती रही। बंटी को लगा जैसे बिना बोले ही मम्मी फिर आश्वस्त कर रही है। तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ तुझे अच्छा ही लगेगा। मम्मी के इस स्पर्श से ही बंटी के मन में भीतर ही भीतर तेजी से कुछ पिघलने लगा। एक बार मन हुआ रजाई उतारकर फेंक दे और मम्मी से लिपट जाए। पता नहीं मम्मी को आश्वस्त करने के लिए आया या खुद आश्वस्त होने के लिए, पर उमड़ते आवेग को उसने होठ भींच कर रोक लिया। भौजी, फूफी की आवाज़ कैसी बदली हुई है। एक बार मन हुआ कि आँख खोल कर देखे कि ये फूफी ही बोल रही है। क्या बात हो गई फूफी? मम्मी कितना मीठा बोल रही है। बहुत दिनों से उसने मम्मी की ऐसी मीठी आवाज़ ही नहीं सुनी। इतने साल आपकी नौकरी कर ली बहू जी, अब भगवान की नौकरी करेंगे और क्या। कुछ बात भी बताओगी? फूफी चुप। रो तो नहीं रही, पर किसी तरह की भी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम तो मुझसे नाराज हो फूफी। मम्मी की आवाज़ जैसे पिघल कर थरथरा रही है। अरे हम नौकर आदमी, हम कैसे नाराज होंगे, पर भगवान ने जीभ भी दी है तो बोलेंगे जरूर। आप 100 जूता मारेंगी तो हम तनिको चिंता नहीं करेंगे, पर बोले बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। बंटी का मन फिर जाने कैसा कैसा होने लगा। अब आप जो कर रही हैं बालक बच्चा को लेकर, सो आपको शोभा देता है। बड़े आदमियों की बड़ी बात मुंह पर कौन बोलेगा और काहे बोलेगा, पर फूफी तो मुंह पर ही बोलेगी। अब फूफी भी शादी वाली बात ही कहेगी। मम्मी का शादी करना बुरी बात है। आप तो जानती हैं साहब को लेकर हमारे मन में आज भी कैसा गुस्सा है। अब आप भी वही सब करेंगी। हमसे नहीं देखा जाएगा यह सब। मम्मी जरूर बैठी बैठी होठ काट रही होगी। मम्मी से जब जवाब देते नहीं बनता तो बस यूं ही होठ काटती है। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी। फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महा सत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन खुलता रहता हो भीतर ही भीतर। फूफी, एक सख्त सी आवाज़ कमरे को चीरते हुए इस कोने से उस कोने तक गूंज गई। एक क्षण को बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। देखो फूफी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी माँ से भी ज़्यादा, पर माँ को भी मैंने कभी अपनी बातों को बीच में नहीं बोलने दिया। मुझे याद नहीं वो कभी बोली हूँ। एक क्षण को मम्मी रुकी। ये अधिकार तो मैंने किसी को भी नहीं दिया। हमने कहा ना बहू जी, आप हमें हरिद्वार भिजवा दो बस। हमने तुम जिस दिन चाहो मैं इंतज़ाम करवा दूंगी। तुम यहाँ से जो कुछ भी चाहो ले जा सकती हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। और तो क्या कहूँ। मम्मी के स्वर में एक अजीब से नरमाई आ गई। नरमाई नहीं, जैसे मम्मी थक गई हो। तो क्या फूफी चली जाएगी? बिना फूफी के कैसे रहेगा वो? रह सकता है कभी? मम्मी ने उसे कब क्यों नहीं समझाया कि फूफी तुम्हें वहाँ भी अच्छा लगेगा, वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। कल वो समझाएगा फूफी को। फूफी मम्मी की बात चाहे न माने, उसकी बात नहीं टाल सकती। फूफी भी तो उसके बिना कैसे रहेगी, और अगर फूफी न रुकी तो। खट, मम्मी ने शायद उठाकर टेबल लैंप बंद कर दिया। बंद आंखों ने भी महसूस किया कि कमरे का अंधेरा खूब गाढ़ा हो चुका है। बंटी ने आंखें खोली। गुप अंधेरे में डूबी हुई मम्मी की आकृति बहुत धुंधली सी दिखाई दी। धीरे धीरे वह भी बगल वाले पलंग की रजाई में दुबक गई। फूफी के जाने के बाद बंटी के मन में बहुत कुछ उखड़ बिखड़ गया, और मम्मी की शादी के बाद इस घर में बहुत कुछ उखड़ बिखड़ गया। एक दिन में ही इस घर का बहुत सा सामान उस घर में समा गया। सोमवार को इस घर की मम्मी भी उस घर में जाकर समा जाएगी। किसी ने कह दिया कि सोमवार शुभ दिन है, सो मम्मी रुक गई। फूफी नहीं समा सकी तो हरिद्वार चली गई। बंटी है कि नहीं जानता वह कहाँ समाएगा। पहले मम्मी ने समझाया था तो बंटी समझ गया था, पर फूफी ने जाकर सब कुछ गड़बड़ा दिया। फूफी के बिना तो उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं और वहाँ तो बिल्कुल नहीं। जब से फूफी गई है तब से फूफी का जान आंखों के सामने तैरता ही रहता है। जाते जाते भी कैसे फूफी रसोई के बर्तन धो धो कर जमाती रही थी। बंटी कभी मजाक करता था, फूफी
बुला की राक्षस की जान तोते की टांग में बसती है, तेरी जान इस रसोई में बसती है। तुझे किसी दिन मारना होगा ना तो। अरे नहीं बसेगी जान रसोई में तो रोटी नहीं मिलेगी खाने को, समझा। जाने क्यों लगता है जैसे फूफी अभी भी उसकी जान यहीं छोड़ गई हो, चौके की जान ले गई। चौके की ही क्यों, बिना फूफी के सारा घर ही तो कैसा हो गया। जब रात दिन फूफी घर में रहती थी तो फूफी का होना पता ही नहीं लगता था। बस फूफी है तो है, पर अब फूफी नहीं है तो सारे समय पता लगता है फूफी नहीं है, फूफी नहीं है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी है फूफी, एक छोटी सी टीन की संदूकची और उस पर रखी एक गठरी। मम्मी ने बहुत कुछ देना चाहा पर फूफी ने कुछ नहीं लिया, बस बंटी को अपने से चिपका रखा है। आंख में आंसू हैं कि थम ही नहीं रहे हैं। बंटी फूफी से चिपक कर खड़ा है, आंख में एक भी आंसू नहीं। जो कुछ हुआ देख रहा है, बस देख ही रहा है, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि फूफी सचमुच जा रही है या कि फूफी उसे छोड़कर जा भी सकती है। उसकी छोटी सी हथेली में फूफी का हाथ है जिसे उसने कसकर पकड़ रखा है और इसलिए फूफी उसके पास है, उसकी पकड़ में है। मम्मी ने पर्स खोलकर 100 रुपए का नोट देते हुए कहा, फूफी तुम्हें बंटी की कसम है, इसे रख लो। यूं भी पता नहीं मम्मी आगे क्या कहना चाहती थी। नहीं, हमें पाप में मत डालो बहू जी, कसम दिलाकर हम कुछ नहीं लेंगे। भगवान के दरबार में जा रहे हैं, रुपया पैसा का होगा क्या। देना ही है तो एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसे आपने बिसरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते ये बिना बाप का हो गया, अब माँ के रहते ये बिना माँ का ना हो जाए। और फूफी ने साड़ी में मुंह छिपा लिया। मम्मी की आंखें छलछला आई। कैसी बातें करते हो फूफी। इसके आगे मम्मी ने कुछ नहीं कहा। चपरासी ने भीड़ में फूफी को भीतर ढकेल दिया। सीटी, झंडी, फिर सीटी, भीड़, शोर, बदबू और उसके बीच एक कांपता पसीजता हाथ बंटी की छोटी सी हथेली के बीच में से फिसलता चला गया। बंटी और उसे पकड़ कर नहीं रख सका और उसके बाद से जैसे एक एक चीज बंटी के हाथ से निकलती ही जा रही है। अब तो शायद वह किसी को पकड़ कर नहीं रख सकेगा। लौटते समय बंटी शून्य सा मम्मी के बगल में बैठा है। बंटी, मम्मी ने प्यार से उसे अपनी बाह में समेटा कि बंटी एकाएक फूट कर रो पड़ा। फूफी को ले आओ मम्मी, फूफी को ले आओ। बेटे रोते नहीं, थोड़े दिनों में अपने आप आ जाएगी। तेरे बिना वो रह सकेगी कहीं भी। थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म, सामान और रेल के बीच में ही बंटी को लग रहा था फूफी कहीं नहीं जाएगी, वो जा नहीं सकती। अब मम्मी के कहने पर भी लग रहा है वह नहीं आएगी, वो कभी आ नहीं सकती। दूसरे दिन स्कूल से लौटकर जब माली की बहू ने खाना दिया तो फूफी का जाना जैसे मन के भीतर तक मत गया। उसे याद नहीं स्कूल से लौटने पर किसी ने भी और उसे खाना खिलाया हो। और क्या फूफी केवल खाना खिलाती थी? खाने के साथ डांट, डांट के साथ लाड और भी जाने क्या क्या तो रहता था। पर इस घर से जा सकती है फूफी? उसका तुलसी का चबूतरा, तार के एक कोने पर सूखती मटमैली सी धोती और चोंगे जैसा ब्लाउज, आंगन की दीवार में बनी ताक पर रखे सिंदूर से रंगे पुते उसके हनुमान जी, उसकी सरोती की खटखट, उसके पसीने की गंध, उसके बेसुरे गले के निकले गीत की कड़ियाँ, उसकी कहानियों के राजा रानी, भूत प्रेत, जादूगर, राक्षस, सब कुछ इस तरह समाया हुआ है इस घर में, यहाँ से वो जा ही नहीं सकती। पर परसों तो यह घर भी छूट जाएगा, तब फूफी पूरी तरह छूट जाएगी। तो ऐसे क्यों रहता है बंटी? मैं सच कहती हूँ, तुझे वहाँ अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब तुझे कितना प्यार करते हैं और भी जाने कितनी कितनी बातें, कितने आश्वासन, कितने। अरे कौन बंटी? आओ आओ बेटे, और 4 दिन का साथ है, खेल लो। फिर तो बंटी कोठी में चला जाएगा तो पूछेगा भी नहीं टीटू किधर बसता है। मोटर में बैठकर आ जाया करना कभी कभी। अब तो खूब ठाठ होंगे बंटी। और अम्मा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट, होठ फैलाकर भी अम्मा मुस्कुराती नहीं है, लगता है जैसे कुछ कह रही हो। बंटी जानता नहीं, पर कुछ है जो बंटी को अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद 5-6 दिन हो गए यहाँ रहकर भी बंटी टीटू के घर नहीं गया। आज नए घर में जाना है, शाम को 4 के बाद से शुभ समय है। डॉक्टर साहब ने कल आकर बहुत कहा,
आज ही चलो, रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, सुबह सुबह कुछ नहीं होता। क्यों बंटी, आज ही चले ना उस घर में जो तुम्हारी राह देख रही है। बंटी कुछ नहीं बोला, क्यों केवल डॉक्टर साहब का चेहरा देखता रहा। वो सचमुच उसी से पूछ रहे हैं। आंखों में कहीं जोत का चेहरा उभर आया। शादी वाले दिन के बाद से उसे देखा ही नहीं। न मम्मी उस घर गई, न वहाँ के बच्चों को आने दिया। शायद शुभ समय नहीं था। लो, अब इतने दिन रुक गई तो अब एक दिन की बात है। तुम मानो न मानो, मैं तो अशुभ बेला में कोई भी काम नहीं करूँगी। शुभ अशुभ क्या होता है, कैसे होता है, बंटी नहीं जानता। बस इतना जानता है कि मम्मी ने मना कर दिया है तो वे अब नहीं जाएंगी। कल जाओ आज जाओ क्या फर्क पड़ता, बस जाना तो है, जाना है तो जाना है। पर मम्मी का कोई शुभ अशुभ है जो नहीं जाने दे रहा है। पर आज तो अब जाना ही है। बंटी स्कूल से लौट आए। मम्मी ने बचा कुचा सामान भी उस घर में भिजवा दिया। बंटी बिना बर्तनों की रसोई, बिना कपड़ों की अलमारी, बिना किताबों और मेज पोश की मेजें, बिना दरी कारपेट के फर्श, खिलौनों की खाली अलमारी देखकर एक क्षण को सारे खिलौने आंखों के सामने घूम गए। पापा के भेजे हुए खिलौने का एक ख्याल आया। पापा तो इस घर का ही पता जानते हैं, अब वो आएंगे तो खबर कहाँ भेजेंगे। उन्हें पता कैसे लगेगा कितने दिन से पापा ने ना कोई चीज़ भेजी है ना खबर। पापा को पता है कि मम्मी ने शादी कर ली है, हम लोग अब नए घर में रहेंगे। इस बार पापा को गए कितने दिन हो गए, 1 2 3 6 7 8 महीने हो गए। तभी डॉक्टर साहब की कार आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब नहीं आए, मम्मी भी आती ही होगी। बंटी बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। ढलती धूप में उसका छोटा सा बगीचा खूब लहलहा रहा है। पानी देने वाला मोटा सा पाइप बल खाया हुआ घास पे पड़ा है। इधर तो उसने अपने बगीचे में पानी भी नहीं दिया। वहाँ का बगीचा तुझे ठीक करना है बेटे, मम्मी रोज याद दिलाती थी। और बंटी सुन लेता था। बस कोने में आम का पौधा हरी चिकनी पत्तियां लिए झूम रहा है। तुम जब जवान हो गए बंटी भैया तो यह पौधा भी पेड़ हो जाएगा। ब्याह, बच्चे, बौर, आम, तुम्हें बड़े होकर क्या माली बनना है बंटी भैया जो इतनी खोजबीन कर रहे हो। थोड़ा बहुत काम कर लिया और छुट्टी करो। खटखट करती मम्मी आई। उनकी शॉल का एक छोर जमीन में घिसट रहा है। साथ में हीरा लाल और माली भी हैं। पहले मम्मी कॉलेज से आती थी तो चेहरा कैसा थका थका लगता था। आज लग रहा है जैसे कॉलेज से आई नहीं, कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकली है। मम्मी कैसी खुश खुश रहती है आजकल। मांग का सिंदूर चमकता रहता है। पहले दिन मम्मी की लाल लाल मांग उसे बड़ी अजीब लगी थी। अब अजीब नहीं लगती, फिर भी नज़र वहीं जाकर अटक जाती है। तू आ गया बेटे, कुछ खाया तो नहीं होगा, चलो अभी चलते हैं। हीरा लाल एक एक करके सारे कमरे बंद करने लगा। मम्मी बंटी के कंधे पर हाथ रखे माली को आदेश दे रहे, देखो माली, बंटी भैया के सारे पौधे उखाड़ कर उधर ले आना। मोगरा, गुलाब, मोरपंखी और कौन कौन से पौधे आ सकते हैं बेटे। एकाएक उनकी नज़र उस आम के पौधे पर गई। क्या आम का पौधा आ सकता है वहाँ? आ सके तो ज़रूर ज़रूर ले आना। मम्मी को और भी कुछ याद आया। गाड़ी में बैठकर बंटी ने एक उड़ती सी नज़र अपने घर की ओर डाली और फिर खिड़की पर थोड़ी थोड़ी टिका ली। अब यह सब पीछे छूट जाएगा 2 4 दिनों से, तो वह खुद मनाने लगा है कि हम सबको यहीं छोड़कर वह चला जाए। कार चल दी। पर यह क्या, यह घर, यह बगीचा, हाथ जोड़कर खड़े हुए हीरा लाल और माली सबके सब जैसे कार के साथ साथ दौड़े चले आ रहे हैं, धुंधलाए हुए, थरथराते हुए। कुछ भी तो पीछे नहीं छूटा। बंटी और मम्मी ने उसे अपने पास खींच लिया तो अवश्य वो मम्मी पर ही जा लदा। पर बंटी रोया नहीं। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, अपना घर तो था नहीं। अब वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे। एकाएक मम्मी का स्वर भर्रा गया, पता नहीं खुशी से या दुख से। बंटी को अपने घर में तो न खुशी है न दुख, कुछ भी तो नहीं है सिवाय इस एहसास के कि वो जा रहा है। भाग 10 समाप्त।